आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 3 अध्याय 1 को पहले अपन प्रारंभ कर चुके हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। आज अपन भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार भी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म पर अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। छठा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में भी जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म में बढ़ा नहीं देगा। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगेंगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान का आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती हैं, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत क्यों हुई? अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो क्या होता? शब्द संकलन में देखिए, गृह कार्य में किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक कारण बताइए। एक स्कूल में 30 शिक्षक है और जैसे से 50 पुरुष हैं। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। नीचे दिए गए बाएं कॉलम से भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची में दी गई दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य लिखिए। आपकी राय में ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है? इस प्रकार से